सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री को। तो हमने इसमें पिछली जो इसकी प्रीवियस वीडियोस है मेडिसिनल केमिस्ट्री की, तो हमने देख लिया था यहाँ तक क्रोमोइलन सोडियम, यानी कि ये जो H1 एंटागोनिस्ट थे, इसको हमने पूरा ब्रीफली में सारा कवर कर लिया है। इसकी सारी ड्रग्स कवर कर ली हैं, मतलब यहाँ तक पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। एंड H2 एंटागोनिस्ट में भी हमने इसका जो देख लिया था, इसका इंट्रोडक्शन H2 एंटागोनिस्ट का, एंड थोड़ा सा इसका देख लिया था सार किसका, H2 एंटागोनिस्ट का। एंड आज हम इसका देखने वाले हैं एक तो मोड ऑफ एक्शन, एंड ये तीन ड्रग्स जो है हमारी सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, रेनिटिन, तीनों का देखेंगे। एंड सिमेटिडीन के ऊपर देखिए स्टार मार्क है, तो इसकी सिंथेसिस भी कवर कर लेंगे इस वीडियो में। एंड यहाँ पर फिर देखने वाले हम गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है ना। तो इसका मोड ऑफ एक्शन आज बहुत ही अच्छे से कवर होने वाला है। एंड ये जो चार ड्रग है हमारी, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये चार कवर हो जाएंगी। तो मतलब आज हमारा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट जो टॉपिक है हिस्टामिन वाला, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, ठीक है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है और क्या हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर वो प्रीवियस वीडियो आज आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर से एक बार देख लेना, क्योंकि ये जो सारा टॉपिक एक दूसरे से लिंक होता है। अगर वही नहीं आपका समझ में आएगा तो ये क्या समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया H2 एंटागोनिस्ट, ठीक है, H2 एंटागोनिस्ट आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उसका हमने सार देख लिया था। एंड आज हम देखने वाले हैं ये मोड ऑफ एक्शन ऑफ H2 एंटागोनिस्ट। बहुत अच्छे से ब्रीफली में मैंने समझाने की कोशिश करी है, तो प्लीज़ अब वीडियो में बने रहें एंड अच्छे से समझें। So these drugs were blocking H2 receptor which present in the parietal cells of stomach। अब आपको पता होगा जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, H1 एंटागोनिस्ट तो हमारे पेरिफेरल मतलब पूरी बॉडी में कर रहे थे एक्शन, बट ये जो H2 एंटागोनिस्ट है ये हमारे स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि होता है स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं H2 एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये जो H2 मतलब स्टोमक में हमारी पेराइटल सेल्स होती हैं, उनको ही उनमें होते हैं H2 एंटागोनिस्ट मतलब H2 रिसेप्टर। एंड ये जो H2 एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं ये हमारे H2 रिसेप्टर को ही जाके ब्लॉक कर देंगी। अब जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो उसका कोई एक्शन ही शो नहीं होगा, तो इसीलिए हम देते हैं H2 एंटागोनिस्ट, क्योंकि हमको ब्लॉक करने होते हैं H2 रिसेप्टर्स को। H2 रिसेप्टर का वर्क होता है कि वो HCl की ओवर प्रोडक्शन करें। अभी आप मोड ऑफ एक्शन में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इसको, ठीक है ना। अब पेराइटल सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ HCl इन द स्टोमक। अब जैसे मैंने बताया जो पेराइटल सेल होती है हमारे स्टोमक में, उसमें ही हमारे H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब ये पेराइटल सेल क्या करती हैं, पेराइटल सेल हमारे रेस्पॉन्सिबल होती हैं HCl के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। आपको पता है स्टोमक में हमारा HCl रिलीज होता है। अब वो रिलीज कहाँ से होता है, वो होता है हमारा पेराइटल सेल से, ठीक है। अब ये जो H2 रिसेप्टर होते हैं वो हमारे पेराइटल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, तो हम H2 एंटागोनिस्ट देंगे किसमें, पेराइटल सेल्स में। किसकी सेल, ये पेराइटल सेल्स कहाँ होती है, स्टोमक में, ठीक है। अब देखते हैं इसका अच्छे से मोड ऑफ एक्शन। सो गाइज, मैंने थोड़ा ब्रीफली में आपको समझाने की कोशिश करी है बहुत ही अच्छे से। बस आप ये देख लो, ये जो कलर्स हैं ये मैंने अलग अलग लेयर्स को इंडिकेट करने के लिए करे हैं, ना कि आपको ही करने हैं ऐसे, ठीक है ना। बस आपकी समझ में आ जाए वही बहुत है। अब देखो ये हमारा जैसे स्टोमक हो गया, ठीक है। अब स्टोमक में भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट लाइनिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं टिश्यू की। तो आपने ये HAP1 में पढ़ा होगा, जो स्टोमक की लाइनिंग होती है उसमें 4 लेयर होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी ये सेरोसा, सबसे आउटर कवरिंग सेरोसा, देन होती है मस्कुलरेज, थर्ड होती है सब म्यूकोसा, एंड लास्ट में डीपली होती है एक म्यूकोसा लेयर, ठीक है। 4 लेयर होती है हमारी बॉडी में। एंड मतलब यहाँ पर समझिए, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन दीज 4 लेयर। अब जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जहाँ से हम कुछ भी सिक्रीट हो रहा है, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड कुछ भी सिक्रीट हो रहा है। अब जैसे समझिए गोवलेट सेल जो होती हैं वो सिक्रेट म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। चीफ सेल जो रहती हैं हमारी वो पेप्सिन और लाइपेज जो एंजाइम होते हैं हमारे प्रोटीन और लिपिड्स को डाइजेस्ट कराने वाले, उसको सिक्रीट करते हैं। थर्ड होती है पेराइटल सेल हमारी सिक्रीट करती हैं HCl को। एंड फोर्थ होती है हमारी जी सेल जो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन, जो हमारे एंजाइम है गैस्ट्रिन, ठीक है। अब ये जो 4 सेल है हमारी, ये इन चारों लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। एक लेयर में मतलब चारों सेल प्रेजेंट रहेंगी। अब यहाँ से समझ लीजिए कोई सी भी हमने लेयर ले ली एक, मतलब इसका इतना सा पार्ट ले लिया कोई से का भी, एंड यहाँ पर हमने जूम करके देखा तो ऊपर तो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगी एज यू नो। अब ये जो हमारी कोई सी भी हमने पार्ट उठाया, इसमें हमारी रहती हैं सेल्स। ये जो आपने सेल्स इधर देखी हैं ये हमारी सेल्स रहती हैं। फर्स्ट रहेंगी कुछ गोवलेट सेल,
देन सेकंड रहेंगी चीफ सेल, थर्ड रहेंगी पेराइटल सेल, फोर्थ रहेंगी जी सेल। ठीक है ना, वही कॉम्बिनेशन मतलब एक लय में रहेंगी कि फर्स्ट हमारी गॉबलेट सेल ही रहेंगी, देन चीफ, देन पेराइटल, देन जी सेल। अब आपको पता चलेगा कौन सी सेल क्या रिलीज करती है वो यहाँ पर। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा, इस वाले को हम जूम करके देखते हैं, पेराइटल सेल वाले को थोड़ा जूम करके देखते हैं कि इस, क्योंकि एक्शन तो हमारा पेराइटल सेल्स के ऊपर ही हो रहा है ना। अब मैंने पीछे आपको बता दिया जैसे पेराइटल सेल में ही हमारे H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो पेराइटल सेल में ही एक्शन होगा इन ड्रग्स का। ठीक है ना, तो इसको हमने इतना पार्ट हमने जूम करके देख लिया। ठीक है ना, इतना पार्ट जूम करके देखा तो एक पार्ट तो हमारा चीफ सेल का, तो थोड़ा सा पार्ट आ गया हमारा यहाँ पर जी सेल का। देखो अब यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये जो हमारा पूरा इतना एरिया ये है हमारी एक पेराइटल सेल। ठीक है, ऊपर हमारी आपको पता है चीफ सेल से खत्म होते तो ऊपर एक चीफ सेल है, इसको छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर समझने वाला है एक, यहाँ पर होती है हमारी पेराइटल सेल, और यहाँ पर ये जो होती है ये हमारी ब्लड मतलब ब्लड लाइनिंग जो होती है जिसमें ब्लड फ्लो होता रहता है वो। अब आप थोड़ा समझिए, ये जो CO2 H2 और क्लोराइड है ये तीनों हमको ब्लड से ऑब्टेंड हो जाते हैं, ब्लड से मिल जाते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये पेराइटल सेल में हमारे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक रिसेप्टर हमारा एसिटाइलकोलिन के लिए प्रेजेंट होता है, एक होता है गैस्ट्रीन के लिए, एंड एक होते हैं हमारे ये H2 रिसेप्टर, ये आपको दिख रहा होगा H2 रिसेप्टर, इसी पे हमारी ड्रग जो होगी एक्शन शो करेगी। ठीक है ना, ये हमारे होते हैं H2 रिसेप्टर। अब ये जो CO2 H2 और क्लोराइड आयन है ये हमको ब्लड से मिल जाते हैं, ब्लड में हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो ये आ जाते हैं हमारे पेराइटल सेल में। अब ये H2O एंड CO2 ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में हमारा बना देते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। किसकी प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में बनाते हैं कार्बोनिक एसिड जो कि होता है H2CO3। अब ये H2CO3 डिसइंटीग्रेट होता है फर्दर, H+ आयन अलग रिलीज होता है एंड HCO3 अलग रिलीज होता है। ठीक है ना, अब ये जो कार्बोनिक आयन बना है हमारा ये जब ये होता है हमारे एक कैल्शियम चैनल, तो कैल्शियम चैनल से एक कार्बनिक आयन बाहर निकलेगा, एंड जब ये बाहर निकलेगा क्लोराइड आयन इधर से अंदर घुसेगा। ठीक है ना, समझ में आया? मतलब क्या हो रहा है, ब्लड से हमारा CO2 H2O आ रहा है, उस दोनों रिएक्ट कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में बना रहे हैं कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड हमारा फर्दर डिसइंटीग्रेट होता है, H+ आयन अलग कर देता है एंड HCO3- आयन अलग कर देता है। अब ये जो HCO3- आयन है वो बाहर निकलेगा किसके थ्रू? कैल्शियम चैनल के थ्रू, एंड जब ये बाहर निकलेगा क्लोराइड आयन अंदर आएगा। अब ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर, जब ये बाहर निकलेगा जब ही ये अंदर आएगा। ठीक है ना, अब इधर होते हैं हमारे प्रोटीन सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, आपने सुना होगा नाम सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, ये वाला। अब यहाँ पर जब H+ जो है हमारे ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बाहर रिलीज होगी, यहाँ पर पोटेशियम अंदर आएगा। अब ये पोटेशियम अंदर तो आ जाता है बट ये ऐसे का ही ऐसा ही दोबारा एक पोटेशियम चैनल की मदद से बाहर निकल जाता है। अब आप यहाँ देख रहे होगे पोटेशियम अंदर आया देन उधर उसी वे में बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये भी कब हो रहा है? ये जब H बाहर आ रहा है तभी K अंदर आ रहा है। ठीक है ना, वो बात ध्यान रखना बस। अब Cl आयन दोबारा यहाँ पर एक क्लोराइड आयन चैनल रहते हैं वो उससे बाहर निकल जाते हैं, मतलब ऐसे अंदर आ रहा है तुरंत बाहर निकल जा रहा है। अब यहाँ पर समझिए H+ यहाँ से बाहर आ गया, Cl यहाँ से बाहर आ गया। अब ये दोनों H और Cl मिलकर आप बना लेंगे, आपको पता ही चल गया होगा अब HCl। ठीक है ना, तो ऐसे हमारा सीक्रेट होता है HCl। अब आपने सिर्फ अभी ये देखा है कि हमारा HCl कैसे सीक्रेट हो रहा है, अभी हमने ये नहीं देखा है कि हमारी ये ड्रग कैसे एक्ट कर रही है, बस अभी हमने समझा है HCl कैसे बन रहा है हमारे स्टोमक में। ठीक है, HCO3 हमारा कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, आपको पता है HCA ये जो है ये है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी हमने सिर्फ देखा है HCl कैसे प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है इसकी हमारी बॉडी में। ठीक है, अब समझते हैं हमारी जो ड्रग है वो कैसे एक्ट कर रही है। तो व्हेन हिस्टामिन बाइंड्स टू द रिसेप्टर H2 रिसेप्टर इट कन्वर्ट ADP इनटू CAMP बाय एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम, सो इट एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज दैट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन पंप। अब थोड़ा समझिए यहाँ पर, अभी लाइन आपके समझ में नहीं आएगी बट अब आएगी, थोड़ा डायग्राम देख लीजिए। ये हमारी एक पेराइटल सेल ही है, ये हमने थोड़ा और जूम करके इसको डायग्राम को बना दिया है, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमारी मैंने आपको बताया ब्लड लाइनिंग होती है बाहर। ठीक है,
अब हमारे तीन रिसेप्टर होते हैं, जैसे पिछले अभी डायग्राम में हमने देखे थे। एक होते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, एक होते हैं गैस्ट्रीन रिसेप्टर, एक होते हैं H2 रिसेप्टर। तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से तो हमारे एसिटाइल बाइंड हो जाता है, आपको पता है। गैस्ट्रीन रिसेप्टर से हमारे गैस्ट्रीन बाइंड हो जाता है। अब ये H2 रिसेप्टर जो है, इससे हमारा हिस्टामिन जब बाइंड होगा, तो हिस्टामिन बाइंड होगा तो हमारा HCl का प्रोडक्शन ओवर हो जाएगा, मतलब ओवर प्रोडक्शन ऑफ HCl होगा। बट जब हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी का लेवल ऊपर हो जाता है, तो हम देते हैं H2 एंटागोनिस्ट। अब जब ये H2 एंटागोनिस्ट इससे बाइंड हो जाएगी H2 रिसेप्टर से, तो मतलब HCl का सिक्रीशन ज़्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि उसको हिस्टामिन मिल ही नहीं रहा है। अब इसका एक्शन समझो आप। ये जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, एसिटाइलकोलिन हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे आके इससे अटैच होते रहते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से, एंड यहाँ पर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, एंड जो हमारे गैस्ट्रीन होते हैं, गैस्ट्रीन रिसेप्टर से जो बाइंड होंगे, वो भी हमारे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ठीक है, अब इधर से ये दोनों रिसेप्टर, इनका भी थोड़ा थोड़ा वर्क आ रहा है, तो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो ये इंक्रीज कर देता है प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी को। ठीक है, इतना तो हमने समझा सिर्फ ये दो अलग रिसेप्टर की मदद से। अब इधर समझते हैं कैसे के। अभी आपने पीछे देखा था H2O और CO2 मिलकर बना रहे थे H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड दो तरह से हमारा डिसइंटीग्रेट हो रहा था, H+ आयन में और HCO3 आयन में। ठीक है, अलग अलग हो गए। अब HCO3 तो बाहर निकल रहा था, एंड Cl इसके थ्रू अंदर आ रहा था। तो Cl जैसे अंदर आ रहा है, तो ऐसे के ऐसे ही बाहर निकल जा रहा है, ये रहा। ठीक है, Cl ये आ रहा, एंड ऐसे का ऐसे ही बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, अब ये H+ आयन है, ये भी है, जा रहा है सोडियम प्रोटॉन, जो हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है, उसकी मदद से बाहर निकल रहा है। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया। अब ये जो हमारे ये रहता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये जो हमारा हिस्टामिन H2 एंटागोनिस्ट है, ये ड्रग हमारी बाइंड होंगी तो ATP को कन्वर्ट कर देते हैं CAMP। CAMP क्या है? साइक्लिक एडिनिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगा? ये एडिनाइल साइक्लेज की प्रेजेंस में। और CAMP का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी मदद से फर्दर प्रोटीन काइनेस एंजाइम जो रहता है वो इंक्रीज, इसकी अमाउंट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब जब प्रोटीन काइनेज हमारा इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, स्पेराइडल सेल में, तो ये हमारी एक्टिव जो प्रोटोन पंप है, प्रोटोन है गाइस, ये प्रोटोन पंप की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब जब प्रोटोन पंप की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर पोटेशियम आयन बहुत जल्दी जल्दी अंदर आएंगे। ठीक है, तो अब पिछले हमने क्या देखा था कि H बाहर जा रहा था, पोटेशियम अंदर आ रहा था। बट यहाँ पर जब प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो पोटेशियम बहुत जल्दी जल्दी अंदर आएंगे, एंड H जो ये हाइड्रोजन आयन है वो बहुत लो अमाउंट में बाहर निकल पाएगा। ठीक है, तो जब हमारा H बहुत लो अमाउंट में बाहर निकल पाएगा, तो HCl बहुत कम बनेगा। तो इसी ये पूरा मैकेनिज्म होता है हमारा H2 एंटागोनिस्ट का। ठीक है, समझ में आया आई होप आपके। जब यहाँ पर H आयन बहुत कम बाहर आएगा, तो वो कम Cl से इंटरेक्ट कर पाएगा, एंड कम HCl हमारी बॉडी में रिलीज हो पाएगा। तो यही वर्क होता है हमारा H2 एंटागोनिस्ट का। सबसे मेन काम है यहाँ पर इसका प्रोटीन काइनेज का। प्रोटीन काइनेज क्या करता है? पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन को पेराइटल सेल के अंदर बढ़ा देता है, बस। ठीक है, इतना काम रखना है। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर, उसका भी रोल यहीं पर होने वाला है, उसको भी समझ लीजिए। अब जो हमारी वो ड्रग है, एक मिनट, ये वाली गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, ये वाली ड्रग है, ये हमारी एक्ट करेंगी सीधे यहाँ पर प्रोटोन पंप पर जाकर। ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है, सिर्फ इसको ही ब्लॉक कर देंगी ये वाली ड्रग। ठीक है, अब जब इसको ही ब्लॉक कर देंगी तो H बाहर जा ही नहीं पाएगा, जब H बाहर नहीं जा पाएगा तो क्लोराइड आयन सिंगल का सिंगल ही घूमता रहेगा, ये कॉम्बिनेशन में कभी आएगा ही नहीं। एंड कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा H के, तो HCl नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब जो हमारे गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, वो इसको जो सोडियम एटीपेस पंप है, इसको ही ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो आई होप दोनों ड्रग्स का आपको मैकेनिज्म क्लियर हुआ होगा। सो H2 एंटागोनिस्ट ब्लॉक H2 रिसेप्टर, सो फर्दर प्रोसेस स्टॉप्ड एंड HCl नॉट फॉर्म। ठीक है, वही बात है। अब बात करते हैं अपनी एक एक करके सारी ड्रग्स की। तो फर्स्ट ड्रग हमारी इसमें होने वाली है सिमेटिडीन। सिमेटिडीन की हमको सिंथेसिस पढ़नी है, स्टार लगा हुआ है, देख सकते हो आप। तो पहले सिमेटिडीन का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, एक हमारी इमिडाजोल रिंग या फिनाइल रिंग, कुछ भी कह लो, एक रिंग होगी।
देन हमारी एक मेजर एटम होगा जो कि हो सकता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सल्फर है देखिए, ठीक है ना, ये रहा। एंड एक होगी हमारी इथाइलिन चेन जो ये रही CH2 एंड एक होगा एक हमारा नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम ये रहा, इससे हमारा कोई सा भी ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है ना। सिर्फ वही है, अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आप किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर बना लोगे। पिछली वीडियो में मैंने यही बात करी है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिडिन की अब देखते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस थोड़ी गाइस इसकी लंबी है, तो बस थोड़ा समझना आ जाएगी आपके समझ में। पहले हम दो कंपाउंड लेते हैं, एक लेते हैं इथाइल 2 क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, मतलब इथाइल 2 क्लोरो एसिटिक एसिड, ये एक कंपाउंड आ गया। एंड दूसरा लेते हैं फॉर्मामाइड यानी कि CHONH2। ओके, तो दो कंपाउंड हमने ले लिए। अब एक रिएक्शन होती है भाई साइक्लाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एक साइकिल लिंक फॉर्म करना। तो कुछ नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़ के एक साइक्लिक फॉर्म कर लेते हैं हम। तो साइक्लिक हमारी जब साइक्लिक स्ट्रक्चर एक फॉर्म हो गया हमारा, तो बनेगा हमारा 4 कार्बोथॉक्सी 5 मिथाइल इमिडाजोल। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा होता है 4 कार्बोथॉक्सी 5 मिथाइल इमिडाजोल। अगर आपको ये नाम भी याद नहीं रह रहा है तो आप सीधा लिख दीजिए इंटरमीडिएट, बस इंटरमीडिएट लिख दीजिए, बहुत है। देन इसकी जो हमारे ये कंपाउंड बना है, इसका हम फर्दर कराते हैं रिडक्शन, किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम इससे, तो हमारा बनेगा फर्दर ये 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 5 मिथाइल इमिडाजोल। यहाँ पर CH3 ग्रुप आ गया एंड ये जो पूरा था एस्टर ग्रुप ये हट गया यहाँ से, CH2OH आ गया, ठीक है, मतलब हाइड्रोक्सी मिथाइल ये ग्रुप आ गया। एंड फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं सिस्टेमीन की प्रेजेंस में। तो सिस्टेमीन रिंग, ये जो स्ट्रक्चर है इसका पूरा, ये आकर रिंग से ऐसे का ऐसा ही जुड़ जाएगा। अब देखिए CH2OH हमारा इस H के साथ निकल गया, -H2 ये रहा। अब CH2 NH2, ठीक है, ऐसे का ऐसा ही जुड़ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, इंटरमीडिएट बन गया। फिर फर्दर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं डाई मिथाइल थायोसाइनो इमिडो कार्बोनेट के साथ। इसका थोड़ा नेम याद करना, इस स्ट्रक्चर भी याद करना, SCH3C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CN। अब ये भी ऐसे का ऐसा ही यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल की बात है। NH2 NH एक H निकला, CN यहाँ से निकल गया, HCN के रूप में बाहर निकल गए एंड ये आकर यहाँ पर एक ऐसे का ऐसा ही ज्वाइन हो गया, ठीक है। ये बनता है हमारा थायो यूरिया डेरिवेटिव, जो हमारी थायो यूरिया होते हैं उसके डेरिवेटिव बनता है ये, ठीक है। अब फाइनली हम इसकी लास्ट रिएक्शन कराते हैं मिथाइल एमीन के साथ। मिथाइल एमीन के साथ रिएक्शन होगी इसकी, तो ये भी आकर मिथाइल एमीन ऐसे का ऐसा ही जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये रहा। अब ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बनता है सिमेट्रिडिन, ठीक है। 2-3 बार इसको रिपीट करना, आई होप आपके समझ में आ जाएगा यानी याद भी हो जाएगा। इसका मोड ऑफ एक्शन का वही होगा जो हमने पीछे पढ़ा था, ये ब्लॉक कर देते हैं H2 रिसेप्टर को, जो कि पैराइटल सेल्स में मतलब पैराइटल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड हिस्टामिन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। यूज इसके होने वाले हैं गैस्ट्रिक अल्सर में, ड्यूडेनल अल्सर में हम इसको देते हैं। ट्रीट एसिड रिफ्लक्स एंड हार्टबर्न, जो हमारा एसिड यानी कि खट्टी खट्टी डकारें आती हैं उसको, एंड जो हमारा सीने मतलब हार्ट जो होता है वो जलता सा रहता है, ऐसा आही में ऐसा फील होता है हमको, उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी फेमोटिडीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, वही होने वाला है, यहाँ पर एक रिंग होने वाली है। देन हमारा एक मेजर आइटम सल्फर, इथाइलिन चेन एंड नाइट्रोजन से एक पूरा ग्रुप, ठीक है। इट इज़ मोर पोटेंट देन सिमेटिडिन एंड बिलोंग एस्ट्रेटर, इनका मोड ऑफ एक्शन वही होने वाला है। बट ये हमारी सिमेटिडिन जो ड्रग है उससे ज़्यादा पोटेंट, उससे ज़्यादा एक्टिव होने वाली है फेमोटिडिन, वही है, ब्लॉक करेगी H2 रिसेप्टर को एंड यूजेज वही हो जाएंगे इसकी, गैस्ट्रिक स्टोमक अल्सर को ट्रीट करती है। एंड ये हमारा जो एक जोलिंगर एरिसन सिंड्रोम होता है, जिसमें हमारा एक जो हमारा एसिड होता है HCl, उसका प्रोडक्शन ओवर हो जाता है, एक्सेस अमाउंट में ओवर प्रोडक्शन होता है एसिड का, उसको हम कहते हैं जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, उसको ट्रीट करती है। ट्रीट हार्टबर्न एंड एसिडिटी, वही है। थर्ड एंड लास्ट ड्रग आती है हमारी रेडिनिटीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, मोड ऑफ एक्शन यूज सब सेम है इसके, किसकी तरह, फेमोटिडिन सिमेटिडिन की तरह, ठीक है गाइस। अब हमारी खत्म होती हुई ये H2 एंटागोनिस्ट पूरा हमारा फिनिश होता हुआ। अब जल्दी से बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की, ठीक है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक जैसे हमारा गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अभी हमने पीछे देखा था जो पैराइटल सेल्स थी हमारी, उसमें हमारे थे जो हमारा मेन रोल था वो था हमारा प्रोटॉन पंप का। तो प्रोटॉन पंप का क्या काम था, H तो बाहर निकालना, पोटेशियम अंदर आना। तो ये जो ड्रग्स रहेंगे हमारी गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये सिंपली जाकर गैस्ट्रिक जो हमारा प्रोटॉन पंप है उसको ही ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो समझते हैं थोड़ा,
दिस ड्रग आर न्यू क्लास ऑफ ड्रग विच कंट्रोल गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड पेप्टिक अल्सर। ये कुछ हमारी न्यू क्लास की ड्रग्स हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिडिटी जो होती है उसको ट्रीट करती है एंड पेप्टिक अल्सर को भी ट्रीट करती है। दिस ड्रग्स बाय ब्लॉकिंग प्रोटॉन पंप। जैसे मैंने पीछे ही आपको बता दिया कि ये जो हमारी ड्रग्स रहेंगी वो प्रोटॉन पंप को ही ब्लॉक करेंगी, ठीक है ना। मोड ऑफ एक्शन कैसे लिखना है वो आप समझ लीजिए। द एसिड सिक्रीशन इन द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप प्रेजेंट इन द पैराइटल सेल मेम्ब्रेन। अब आपने पीछे देखा था ब्रीफ में जो हमने कलर की सहायता से आपको समझाया था, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप होता है, पैराइटल सेल मेम्ब्रेन में स्थित होता है वो, एंड वहाँ पर वो जो एसिड का सिक्रीशन होता है वो उसी की वजह से रेगुलेट होता है, ठीक है ना। दिस ड्रग सेलेक्टिवली इनहिबिट द फंक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप। अब जब हमारा प्रोटॉन पंप ही ब्लॉक हो जाएगा, ना तो जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल पाएगा हाइड्रोजन आयन, एंड ना कि पोटेशियम आयन अंदर जा पाएगा, तो HCl कैन नॉट सिक्रीट इन द स्टोमक। अब जो HCl होगा वो सिक्रीट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बन ही नहीं रहा है, तो कहाँ से सिक्रीट होगा, ठीक है ना। तो इतना था हमारा मोड ऑफ एक्शन। अगर गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बहुत ब्रीफ में आता है 10 मार्क्स में 7 मार्क्स में, तो इसका मोड ऑफ एक्शन आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाना पड़ेगा। डायग्राम की मदद से जो पीछे बताए वही डायग्राम बनाने हैं, बस आपको दिखा देना कि उस वो ब्लॉक कर रहे हैं ये ड्रग्स किसको, प्रोटॉन पंप को, बस, ठीक है ना। यहाँ पर शॉर्ट में समझाया बट पीछे वाला ही आपको लिखना है इसमें, ठीक है। एंड अब देख लेते हैं इसमें जो 4 ड्रग दे रखे हैं भाई, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेविप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ठीक है। फर्स्ट बात करते हैं अपनी पहली ड्रग ओमेप्राजोल। तो गाइस इसमें से ड्रग बहुत कम आती है, मोस्टली नहीं आती हैं, कभी नहीं आई हैं इसमें ड्रग, बट सिलेबस में है तो देख लीजिए, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, थोड़ा कठिन सा ही है। अगर आपकी समझ में आता है तो करिए, नहीं आता तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोड ऑफ एक्शन वही होने वाला है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करेगी, इसके एक्शन को ब्लॉक करेगी, एंड इट ब्लॉक प्रोटॉन पंप इन द पैराइटल, वही बात लिख रही है, ठीक है, पढ़ लीजिए। यूजेस इसके वही हो जाएंगे, स्टोमक एंड ड्यूडेनल अल्सर को ट्रीट करती है, एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी को ट्रीट करती है, एंड जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो होता है इंक्रीज जिसमें एसिड होता है हमारा उसको, एंड ईसोफेगाइटिस, इस जो ईसोफेगस में हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अल्सर वल्सर हो जाते हैं, उसको भी ट्रीट करता है, ठीक है। सेकंड ड्रग है हमारी लेंसोप्राजोल। स्ट्रक्चर देख लीजिए, मोड ऑफ एक्शन यूज सेम होने वाले हैं, ठीक है। पेंटोप्राजोल स्ट्रक्चर ये रहा, मोड ऑफ एक्शन यूज सेम है। एंड फोर्थ ड्रग एंड लास्ट ड्रग है हमारी रेवोप्राजोल। रेवोप्राजोल का स्ट्रक्चर ये देख लीजिए एंड मोड ऑफ एक्शन यूज सेम है, किसकी तरह, सिर्फ सेम है ओमेप्राजोल की तरह सब, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन यूज सब सेम होने वाले हैं, कि कोई भी ड्रग आ जाए गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से, मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस वही लिखने हैं जो पीछे हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो गाइस फाइनली हमारी यहाँ तक ये हिस्टामिन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता हुआ है, पूरा मतलब यहाँ तक देख लिया है हमने। एंड अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से हमारी न्यू एक चैप्टर है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, ठीक है। अब गाइस एक बात थोड़ा ध्यान रखना, ये जो हमारे टॉपिक मेडिकेम में चल रहे हैं वो हमारी फार्माकोलॉजी में भी हैं एज वेल एज, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियर कर लोगे तो वहाँ पर जाने की कोई पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, वहाँ पर यहीं पर क्लियर करके चलिए, वहाँ पर लिख देना, ठीक है, जो यहाँ पढ़ रहे हो वहीं लिख देना। तो आज की वीडियो में समझ में आया होगा, आई होप आपको, मैंने काफ़ी कोशिश करी है अच्छे से समझाने की। अब नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, ठीक है। जल्दी यूनिट कवर करेंगे एंड नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप कहीं पर मिल सकते हैं, आपको जाकर ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड गाइज हाँ, जो पिछले वाली वीडियोज़ हैं इसकी प्रीवियस, उसको भी जरूर से देख लेना, प्लेलिस्ट की लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है ना।